रूबी ऑफ कोचिन नाम की एक किताब है। रूबी डैनियल्स दरअसल एक यहूदी महिला थी जिन्होंने एक किताब लिखी, कोचिन में रहती थी और ये किताब यहूदियों के इतिहास का दस्तावेज है। किताब में रूबी एक किस्सा सुनाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात है। रूबी के अंकल की शादी का मौका था और उनके घर में दावत चल रही थी, साज सजावट थी। तभी रूबी के एक रिश्तेदार जिनकी आंखें कुछ कमजोर थी, उन्होंने घर के बाहर दो लोगों को खड़े देखा। रूबी को लगा कि उनके रिश्तेदार आए हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जब पता चला कि ये लोग जर्मन नौसैनिक थे। अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। रूबी की दादी उन्हें बिना खाना खिलाए जाने नहीं देना चाहती थी और बाकी लोग जर्मन से हद नफरत किया करते थे। यहूदी थे, कोच्चि में रहने वाले, लेकिन दादी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए दोनों सैनिकों को, जर्मन्स को टेबल पर खाने के बुलाया गया। खास बात यह थी कि जिंदगी में पहली बार उन्हें हाथ से खाना खाना पड़ रहा था। चम्मच कांटेदार थे। हुआ यूं कि घर के पुरुष दादी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन खाना लगते ही उन्होंने सारे चम्मच कांटे नीचे फेंक दिए। इसके बाद जर्मन सैनिकों ने हाथ से खाना खाया और अपने रास्ते बढ़ गए। अब सवाल ये कि जर्मनी के नौसैनिक कोच्चि में क्या कर रहे थे। जवाब जानने के लिए आपको जाननी होगी एक कहानी, उस क्रांतिकारी की कहानी जिसने हिटलर को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 15 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है चेम्का-रमन पिल्लई से, जिनका 1891 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। क्या है इनकी कहानी? उस कहानी को सुनाने से पहले आपको एक किताब के बारे में बताते हैं, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में, यानी कि इस ऑडियो बुक में, आपको मिल जाएगी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियां। ये किताब ऑडियो बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लकी लोगों में होते हैं तो 50% की छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, LT50 ये कोड डालना है। आप मेन स्टोरी पे चलते हैं। कोच्चि 1914 का साल था। अगस्त के आते आते यूरोप में युद्ध की पताकाएं लहराने लगी थी। इंपीरियल जर्मन नेवी का एक बेड़ा ईस्ट एशिया में तैनात था, जहां से उसने साउथ अमेरिका की तरफ कूच का आदेश स्वीकार किया और फिर आगे बढ़ चला। सिवाय एक जहाज के, एम्डन नाम का एक क्रूजर अपने स्क्वाड्रन से अलग होकर हिंद महासागर की ओर बढ़ गया। पूरे हिंद महासागर में अकेला जर्मन जहाज था जिसे ब्रिटिश शिपिंग पोस्ट पर हमला करना था। 30 अगस्त को एम्डन हिंद महासागर में घुसा। यहाँ ब्रिटिश राज की क्रूशियल शिपिंग लाइंस थी, रास्ते थे समंदर के। इन पर हमला कर एम्डन भारत में विद्रोह भड़काना चाहता था, लेकिन एक दिक्कत थी। एम्डन में 3 फनल थे, जबकि ब्रिटिश जहाजों में 4 फनल होते थे, इसलिए वो दूर से ही पहचान में आ जाता था। इसलिए जहाज के कप्तान ने एक नकली फनल बनाया और ये तरकीब काम भी कर गई। सितंबर से शुरुआत कर अगले कुछ दिनों में एम्डन ने हिंद महासागर में ब्रिटिश जहाजों को निशाना बनाया और कईयों को डुबोया भी। सीलन यानी कि श्रीलंका से लेकर बे ऑफ बंगाल में उसकी दहशत फैल गई थी। इस बीच 14 सितंबर को एक घटना हुई। एम्डन का सामना एक इटालियन जहाज से हो गया। चूंकि इटली विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहा था, इसलिए एम्डन ने उसे जाने दिया और ये बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इतालवियों ने अंग्रेजों को एम्डन के बारे में बता दिया। 4 जहाज एम्डन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन अगले एक हफ्ते तक एम्डन का कुछ पता नहीं चला। फिर आई 22 सितंबर की रात। पूरा मद्रास नींद की आगोश में था जब अचानक सेंट जॉर्ज फोर्ट में आसमान तक आग की लपटें उठने लगी। रात के अंधेरे में हमला कर एम्डन ने तेल का डिपो उड़ा दिया था। एम्डन ने कुल 130 गोले दागे और मद्रास हार्बर को तहस नहस कर दिया। शहर में भगदड़ मच गई। विश्व युद्ध भारतीय जमीन पर आ गया था। इसी के साथ लोगों ने शहर से भागना शुरू कर दिया। लूटपाट होने लगी। बंगाल तक कारोबार ठप पड़ गया। अचानक चीजों के दाम आसमान छूने लगे, क्योंकि सबको लगा कि अब लड़ाई ही होगी। एम्डन के इस कारनामे से पूरे मद्रास के लिए एक खौफ का पर्याय वो बन गया और जल्द ही एम्डन शब्द मलयालम और तमिल भाषा से जुड़ गया। और आज भी तमिल और मलयालम में किसी दबंग आदमी के लिए एम्डन या यमदन शब्द का इस्तेमाल होता है, या किसी काम को अचूक ढंग से अंजाम देने को कहा जाता है एम्डन कर देना। इसके अलावा और भी कई तरीकों से शब्द का इस्तेमाल अब भी प्रचलित है। इस एम्डन जहाज को लेकर और कई किंवदंतियां बनी। ऐसी एक किंवदंती थी कि उस रात एम्डन पर एक भारतीय भी मौजूद था और उसी ने जर्मन्स को खबर दी थी। हालांकि इतिहासकारों ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन उस आदमी का परिवार इसका दावा करता रहा और इस आदमी का नाम था चेम्पक्का-रमन पिल्लई। उनका जन्म त्रिवेंद्रम के एक तमिल परिवार में हुआ था। वो लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। कहते हैं वॉल्टर स्ट्रिकलैंड नाम के एक जर्मन जासूस ने उनके यूरोप जाने का इंतजाम किया और पिल्लई इटली और स्विट्जरलैंड होते हुए जर्मनी गए।
यहाँ पिल्ले ने जर्मन सरकार को भारत की आज़ादी के पक्ष में कराने के लिए कोशिशें शुरू की, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बसु ने किया था। सितंबर 1914 में उन्होंने प्रो इंडिया कमेटी का गठन किया और इसी बीच बर्लिन में बर्लिन कमेटी नाम का भारतीयों का गुट तैयार हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बना दी। इस कमेटी से शुरुआत हुई इस प्लान की, जिससे अंग्रेजों ने हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना। क्या थी ये? प्रथम विश्व युद्ध के वक्त ब्रिटिश साम्राज्य पहली बार मुश्किल में नजर आ रहा था। ऐसे में विदेशों में बसे भारतीयों ने सोचा कि क्यों न विदेशी मदद से भारत को आजाद करवाया जाए। ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था जर्मनी और उससे खुद साथियों की तलाश थी। ऐसे में जर्मन फॉरेन ऑफिस और भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। दिसंबर 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारत सरकार का गठन किया गया। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति हुए, मौलाना बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री और चंपक रमन पिल्ले विदेश मंत्री बने। इनका प्लान था कि 20,000 तुर्क और जर्मन योद्धाओं को काबुल लाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर एक और मोर्चा खुल जाने से सरकार दिक्कत में आ जाएगी और उसके बाद गदर आंदोलन के साथ ही भारतीय फौज में विद्रोह करा देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये प्लान सफल नहीं हुआ और अंतरिम भारत सरकार भी भंग की ही गई अंततः। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद पिल्ले ने यूरोप में रहना चुना। उनके जीवन को लेकर कम ही जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कुछ सोर्सेस के अनुसार वो टेक्नीशियन का काम करने के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में हाथ बटाते रहे। श्रीधर मेनन अपनी किताब सर्वे ऑफ केरल हिस्ट्री में लिखते हैं कि इन सालों में उन्होंने जर्मनी और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने की भी कोशिशें की। 1933 में वियना में उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बसु से हुई, जहां दोनों के बीच एक राष्ट्रीय आर्मी के गठन की बात हुई। पिल्ले ने अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा जर्मनी में रहकर गुजारा। इसी बीच वो जर्मन सरकार के ऊपरी तबकों तक पहुंच रखने लगे और जर्मनी की नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर भी बने। जब नाजी पार्टी में हिटलर का उदय हुआ तो उनका पाला हिटलर से भी पड़ा। पिल्ले ने हिटलर से कामकाजी रिश्ते बनाने की शुरुआत की ताकि भारत की आज़ादी में उसका सहयोग हासिल कर सके। हिटलर की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके बयान भी तीखे होते जा रहे थे। 20 अप्रैल वाला तारीख का एपिसोड अगर आपको याद हो तो उसमें हमने हिटलर के बारे में एक बयान आपको बताया था, जिसमें वो कहता है भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि ये गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही कई मौकों पर हिटलर ने भारतीयों की गुलामी को जायज ठहरा दिया था। यह खबर जब पिल्ले के पास पहुंची तो उन्होंने हिटलर को एक खत लिखकर कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। यह लेटर हिटलर के सेक्रेटरी के पास पहुंचा। इसमें उन्होंने माफी के लिए डेडलाइन भी तय कर रखी थी। हिटलर का जवाब आया, माफी भी आई, लेकिन एक दिन देर से। पिल्ले ने नाराज होकर हिटलर के खिलाफ बयान जारी करने शुरू कर दिए और इस बात से हिटलर इतना गुस्सा हुआ कि उसने चंपक रमन पिल्ले का घर खाली करवाकर उनका सारा सामान जब्त कर लिया। पिल्ले इसके बाद इटली गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें नाज़ियों ने धीमा जहर दे दिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और 1934 में बर्लिन लौटकर उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से 1 साल पहले ही उन्होंने बर्लिन में लक्ष्मी से शादी की और मरते हुए उनसे वादा लिया कि उनकी अस्थियों को वापस केरल लाकर नदी में विसर्जित किया जाएगा। आज़ादी के कुछ साल बाद आईएनएस दिल्ली से उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। भारतीय नौसेना का पोत है और केरल की एक नदी में विसर्जित कर दिया गया। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। जाने से पहले एक जरूरी सूचना और लेते जाइए। दी ललन टॉप शो अब आप लाइव देख सकते हैं रोज रात 8 बजे। YouTube से भी पहले आपको ये मिल जाएगा और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा दी ललन टॉप का ऐप, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के डिवाइसेस पे चलता है, यानी कि iOS और प्ले स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएगा मुफ्त। तो ललन टॉप अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारी नई पेशकश बाजा भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ एपिसोड फाइनली खत्म करते हैं। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।